नमस्कार दगड़ियों, हम आशा करते हैं हमारे साथ आप भी इस चुनावी यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हमारी पिछली सभी वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनावी तारीख नजदीक है और अगर चुनाव नजदीक हो तो सभी पार्टी खुद को कागजों में सर्वश्रेष्ठ बताने में जुट जाती हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जैसे किसी खेल में विपक्ष का होना जरूरी है, वैसे ही राजनीति के खेल में भी विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो कौन से 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पे सबकी नजर रहेगी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करके उत्तराखंड को काफी मजबूत बनाने का संकल्प कर दिया है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 4 धाम 4 काम की टैग लाइन के साथ जारी किया है, जिसके तहत कांग्रेस ने जनता से 4 मुख्य वादे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वादा है 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का। लेकिन प्रतिवर्ष लगभग 9,000 करोड़ के बजट वाले राज्य में 2,000 करोड़ मुफ्त में बांट देना कैसे संभव होगा, ये सवाल जरूर किया जाना चाहिए। बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। दूसरा वादा है 4 लाख युवाओं को कांग्रेस रोजगार देगी, लेकिन कब और कैसे देगी इसका लेखा जोखा नहीं दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव हर द्वार पहुंचेंगी और गैस सिलेंडर के दाम 500 के पार नहीं होंगे। ये जरूर ऐसे वायदे हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। भाई मजा आया। इसके अलावा स्नातकोत्तर छात्रों को 5 लाख रुपए के स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देने की बात हो, चाहे उत्तराखंड राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो, ये ऐसे वादे हैं जो कागजों पर फिलहाल मुमकिन नजर आते हैं। हकीकत तो यह भी है कि सालों से मात्र कागजों पर ही उत्तराखंड मजबूत होता आया है। समस्या ये भी है कि राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर सिर्फ विपक्ष में रहकर मुद्दा बनाया और अपनी सरकार आने पर स्वयं भी उस पर फिसलते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पूर्व सीएम हरीश रावत जी के कार्यकाल के दौरान तो 2 बार राष्ट्रपति शासन का दृश्य भी उत्तराखंड झेल चुका है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कई ऐसी चीजें भी हुई जो जनता ने वोट देते समय कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जैसे NH-74 घोटाला, जब करोड़ों के घोटाले ने कांग्रेस सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। और 300 करोड़ का भूमि मुआवजा घोटाला हुआ था। इस पूरे मामले में एक बार फिर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी तरह आगे अवैध खनन की खबरों से घिरे हुए समाचार पत्र और उस समय के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी पर स्टिंग ऑपरेशन से पूरे राज्य में एक अलग ही माहौल बन गया। कांग्रेस की सरकार घोटालों से अछूती नहीं रही। गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करीब 600 करोड़ का घोटाला हुआ। ऐसे ही सन 2013 के दौरान 100 करोड़ का घोटाला पुल को लेकर हुआ। एक ऐसा पुल जो तैयार नहीं हुआ पर उसके भुगतान में थोड़ी भी देरी नहीं की गई। इतनी सक्रियता विकास को लेकर शायद ही कभी दिखी हो। घोटालों की संख्या इतनी ज्यादा और बड़ी है कि एक अलग परीक्षावाणी तैयार की जा सके। मिलाकर विकास फाइलों तक ही सीमित रहा। सरकारें आती जाती रही, लेकिन सन 2000 के समय जो मुद्दे थे वे आज भी जिंदा हैं। चाहे सड़क हो, बिजली हो, अस्पताल हो, फिर चाहे रोजगार की बात हो। साल तो आगे बढ़े हैं पर विकास वहीं का वहीं है। शिक्षा और रोजगार के अभाव में सबसे ज्यादा फर्क अगर पड़ता है तो वो है आम जनता, जिनके पास पलायन के अलावा कभी कोई विकल्प रहा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 10 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों की जो कांग्रेस के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का नाम आए तो हरीश रावत हरदा का नाम सबसे प्रमुख हो जाता है। हरदा हमारा आला दोबारा का शोर तो आप भी सुन रहे होंगे, लेकिन हरदा अपने गढ़ से चुनाव लड़ने काफी दूर लाल कुआं पहुंच गए हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में ये रहे नहीं, जहाँ की समस्या का इन्हें पता नहीं, वहाँ चुनाव के वक्त इन्हें समस्याएं क्यों दिखती हैं, ये भी एक सवाल है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं हरीश रावत के पास एक भी 4 पहिया वाहन नहीं है। वहीं बात करें उनकी पत्नी की तो उनके पास एक मर्सिडीज समेत 3 गाड़ियां व दिल्ली में एक पेट्रोल पंप भी है। हल्द्वानी से इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित कुमार भी इस बार बड़ा नाम है।
इसलिए हल्द्वानी पर भी सबकी नजर रहेगी। इनके सामने बीजेपी से हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र पाल और वहीं आम आदमी पार्टी से सुमित टिक्कू होंगे। प्रोग्राम में अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उतरे सुमित हृदयेश ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने नामांकन पत्र पर वर्ष 2020-21 की अपनी वार्षिक आय लगभग 12 लाख वह अपनी पत्नी की वार्षिक आय लगभग 24 लाख दर्शाई है। ऐसे ही सोमेश्वर से राजेंद्र लाल इनके प्रतिद्वंदी, रेखा आर्या जी बीजेपी से और हरीश चंद्र आम आदमी पार्टी से होंगे। 57 वर्षीय राजेंद्र लाल की प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई है व इन पर कोई न्यायिक मामला नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा आपके स्क्रीन पर मौजूद है। खटीमा से भुवन चंद्र कापरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को टक्कर देते नजर आएंगे। रहा भुवन ये बोले खटीमा का मन, 14 फरवरी को हाथ पर ही वोट हो। चाणक्य लॉ कॉलेज रुद्रपुर से LLB कर चुके भुवन चंद्र कापरी ने अपनी वर्ष 2020-21 की वार्षिक आय लगभग 5 लाख रुपए दर्शाई है। कालाढूंगी से महेश चंद्र के सामने बीजेपी से बंसीधर भगत, आम आदमी पार्टी से मंजू तिवारी और यूकेडी से मोहन कांडपाल की चुनौती होगी। महेश चंद्र ने अपने नामांकन पत्र पर अपनी वार्षिक आय लगभग 54 लाख वहीं अपनी पत्नी की वार्षिक आय लगभग 7 लाख दर्शाई है। श्रीनगर गढ़वाल से गणेश गोडियाल हैं, जिनके प्रतिद्वंदी अभी के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत होंगे। गणेश गुड़ियाल ने अपनी वर्ष 2021-22 की वार्षिक आय लगभग 11 लाख वहीं अपनी पत्नी की 2020-21 की वार्षिक आय लगभग 5 लाख दर्शाई है। हरिद्वार से सतपाल ब्रह्मचारी के विरुद्ध मदन कौशिक और संजय सैनी खड़े हैं। शास्त्री कर चुके 57 वर्षीय सतपाल ब्रह्मचारी ने अपनी वर्ष 2020-21 की वार्षिक आय लगभग 5 लाख दर्शाई है। गोत्री से विजयपाल सिंह साजवान और सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल, जो कि आम आदमी पार्टी से है, उनके बीच बड़ी दिलचस्प टक्कर होगी। आपकी स्क्रीन पर अभी विजय सिंह सजवान द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए अपनी वार्षिक आय 2020-21 का विवरण प्रदर्शित हो रहा है। हिमताल से धन सिंह भंडारी, राम सिंह कैड़ा और संजय कुमार खड़े हैं। 12वीं क्लास तक पढ़े दान सिंह ने अपनी वार्षिक आय वर्ष 2020-21 की लगभग 5 लाख दर्शाई है और वहीं अपनी पत्नी की भी वार्षिक आय लगभग 5 लाख दर्शाई है। चक्राता से प्रीतम सिंह हैं। ये उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। रामशरण नौटियाल, दर्शन डोभाल इनके प्रतिद्वंदी होंगे। बात करें प्रीतम सिंह की तो इन्होंने अपनी वार्षिक आय लगभग 14 लाख और अपनी पत्नी की वार्षिक आय लगभग 11 लाख दर्शाई है। रुद्रपुर से है मीना शर्मा, जहां शिव अरोड़ा और नंदलाल इनके प्रतिद्वंदी हैं। मीना शर्मा ने अपनी कोई भी वार्षिक आय न दर्शाते हुए अपनी पति की वर्ष 2020-21 की वार्षिक आय लगभग 5.5 लाख रुपए दर्शाई है। ये सभी विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उम्मीद तो यही है कांग्रेस या सरकार बना ले या फिर एक मजबूत विपक्ष का रूप ले ले, क्योंकि बिना विपक्ष के राजनीति किसी काम की नहीं है। बाकी आप सबका इस पर क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत।